हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक वितान भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 जूझ। जूझ पाठ का आज हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर को करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसका लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखा, जिससे ताकि हम जब प्रश्न उत्तर करें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम इसके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों को अभ्यास को करेंगे। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने यही संदेश देना चाहा है कि व्यक्ति को संघर्षों से जूझते रहना चाहिए। समस्याएं तो जीवन में आती रहती है, इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि इनका मुकाबला करना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। संघर्ष करना तो मानव की नियति है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में जीवन भर संघर्ष करता है। यदि संघर्ष नहीं किया तो मानव जीवन एकांकी एवं नीरस बन जाता है। इन संघर्षों से जूझकर व्यक्ति सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। लेखक का जीवन भी बहुत संघर्षशील रहा है। इन संघर्षों से दो चार होकर ही उसने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक अपना उद्देश्य प्रस्तुत करने में सफल रहा। और लेखक ने जूझ मराठी के बहुत चर्चित और उल्लेखनीय आत्मकथात्मक उपन्यास में कुछ अंश मात्र ही उद्धृत किया है। यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 से सम्मानित किया जा चुका है। जूझ एक किशोर द्वारा भोगे गए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और आंचलिक परिवेश की जीवंत गाथा है। अपने बचपन को याद करते हुए लेखक कहता है कि मेरा मन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था, परंतु मेरे पिता मुझे पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। वे स्वयं कोई काम ना करके खेत का सारा काम मुझसे करवाते थे, इसलिए उन्हें मेरा पाठशाला जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और लेखक फिर से संवाद योजना की दृष्टि से भी यह उपन्यास बहुत सफल रहा। इस उपन्यास के संवाद रोचक, मार्मिक, छोटे किंतु प्रभावशाली उपन्यासकार ने पात्रों के अनुकूल संवाद प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उनकी संवाद योजना पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं भी प्रस्तुत करती हैं। इस उपन्यास के सभी पात्र अपने स्तर और स्थिति के अनुसार संवाद बोलते हैं। लगभग सभी संवाद पात्रों की मनोस्थिति को प्रस्तुत करते हैं। छोटे संवाद अधिक प्रभावशाली है। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है? रे मास्टर, मेरा है। मास्टर, तू कौन है? मैं जाकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। उपन्यास की संवाद योजना का यह उदाहरण दिया गया है कि छोटे संवाद अधिक प्रभावशाली होते हैं। लेखक ने यहाँ पर हर तरह से संवाद योजना में छोटे छोटे वाक्यों को प्रस्तुत किया है। शीर्षक किसी रचना का मुख्य आधार तो होता है, परंतु इसके पाठक को विषय वस्तु का बोध होता है। जूझ शीर्षक अपने आप में अपनी बात को प्रकट करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इस कहानी में लेखक का संघर्ष दिखाया गया है। यह शीर्षक आत्मकथा के मूल स्वर के रूप में स्वतंत्र दिखाई देता है।
कथानायक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई स्तरों पर संघर्ष करना पड़ा। परिवार, समाज, आर्थिक, विद्यालय आदि हर स्तर पर उसका संघर्ष दिखाई देता है। यह शीर्षक कथानायक के पढ़ाई के प्रति जूझने की भावना को उजागर करता है। भाई यहाँ पर इस तरह हमने शॉर्ट में चैप्टर के विषय में जाना। अब हम इसके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जूझ शीर्षक में औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। आंसर, शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। इस पाठ का शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ व परिवेश को विश्वसनीय ढंग से व्यक्त करता है। भाई वो किशोर को देखे कि यहाँ एक किशोर को देखे, यानी लेखक अपने आप को, आनंद नाम है उनका, और अपने आप के अपनी आत्मकथा के एक अंश के बारे में बताते हैं कि जब वो किशोरावस्था में थे तो उन्होंने किस तरह अपना ग्रामीण जीवन में भोगा, और खुरदरे यथार्थ व परिवेश को विश्वसनीय ढंग से यहाँ पर व्यक्त करते हैं वो। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ भी अपने स्तर पर संघर्ष करती है। लेखक की माँ भी अपने स्तर पर ही संघर्ष करती है। सब अपने अपने स्तर पर संघर्ष करते हैं। लेखक के संघर्ष में उसकी माँ, देसाई सरकार, मराठी व गणित के अध्यापक ने सहयोग दिया। अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है कि इस कहानी के कथानायक में संघर्ष की प्रवृत्ति है। उसका पिता उसको पाठशाला जाने से मना कर देता है। इसके बावजूद कथानायक माँ को पक्ष में करके देसाई सरकार की सहायता लेता है। वे जो आनंद होता है वो अपनी माँ को अपनी पक्ष में कर लेता है, और उसके पिताजी उसको पाठशाला जाने नहीं देते, फिर भी माँ को पक्ष में कर कर देसाई सरकार की सहायता लेता है। वे दादा व देसाई सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखता है। वे उनके सामने वो अपने पाठशाला जाने का अपनी बात को रखता है तथा अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देता है। आगे बढ़ने के लिए वह हर कठिन शर्त मानता है। पाठशाला में वह नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता है। भाई पाठशाला में जाकर भी उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। वे पाठ का यह शीर्षक अत्यंत प्रभावशाली है, और यह शीर्षक उपरोक्त साबित होता है कि पूरे पाठ में आनंद और उसकी माँ देसाई सरकार और दादा के समक्ष किस तरह संघर्ष करते हैं। पूरे पाठ में आत्मकथा के इस अंश में वो संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। स्वयं कविता लिखने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। लेखक को मराठी का अध्यापक बड़े आनंद के साथ पढ़ाता था। भाई जो पाठशाला में मराठी के अध्यापक थे वो लेखक आनंद को बड़े उत्साह के साथ और बड़े आनंद के साथ पढ़ाते थे। वे भाव, छंद और लय के साथ कविताओं का पाठ करता था। तभी लेखक के मन में भी यह विचार आया कि क्यों ना वह भी कविताएं लिखना शुरू करे। तभी से लेखक के मन में भी यह विचार आया कि वह भी अपनी कविताएं लिखना शुरू करे। खेतों में काम करते करते और भैंसे चराते चराते उसे बहुत सा समय मिल जाता था। भाई जब वो खेतों में काम करता था, भैंसों को चराता था, उसे बहुत समय मिल जाता था कविताएं करने का। इस कारण लेखक ने कविताएं लिखनी आरंभ कर दी और अपनी सारी कविताओं को वह मराठी के अध्यापक को दिखाता था।
ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सके। भाई उसकी कविताओं में जो कमी है छंद लय की, वो सब उनकी दूर की जाए। प्रश्न नंबर 3, श्री सोंदेलकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। आंसर, श्री सोंदेलकर मराठी के अध्यापक थे। लेखक बताता है कि पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते थे। भाई वो जब पढ़ाते थे कक्षा में, पाठशाला में, तब वो अब स्वयं में खो जाते थे। पढ़ाते पढ़ाते वो उसी का किरदार निभाने लग जाते थे। उनका कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था, सुरीला गला था, छंद की बढ़िया लय ताल और उसके साथ ही रसिकता भी उनके पास होती थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। भाई उन्हें मराठी कविताओं के साथ साथ कई अंग्रेजी कविताएं भी मुंजवानी याद थी। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। भाई पहले तो वो अध्यापक, मराठी अध्यापक बैठे बैठे कविताओं का गान करते थे और फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविताओं का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य की कविता भी सुनाकर दिखाते। भाई उसी भाव से वो किसी अन्य कवि की कविताएं भी सुनाते थे। वे स्वयं भी कविता लिखते थे। याद आई तो वे भी एक आध बार कविता सबको सुनाते थे। भाई जब भी अगर उन्हें याद आ जाती तो एक आध बार वे उन कविताओं को भी सुना दिया करते थे। अनुभव करते हुए लेखक को अपना भान ही नहीं रहता था। भाई जब वो अनुभव करते थे तो लेखक को अपना ध्यान भी नहीं रहता था। लेखक अपनी आंखें और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति आदि पर ध्यान देता था। भाई जब मास्टर जी कविता का गान करते थे तो लेखक अपनी आंखों और प्राणों को की सारी शक्ति को दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, गति आदि को ध्यान से देखता था। उससे प्रभावित होकर लेखक भी तुकबंदी करने का प्रयास करता था। अध्यापक लेखक की तुकबंदी का संशोधन करते और उसे कविता के लय, छंद, अलंकार आदि के बारे में बताते। इन सब कारणों से लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? भाई जब लेखक को कविता के प्रति कोई लगाव नहीं था, भाई लेखक को कविता के प्रति कोई लगाव नहीं था, उसे अपना अकेलापन काटने को दौड़ता था। इसी अकेलेपन ने उसके मन पर निराशा की छाया डाल दी थी। इसी कारण वह जीवन के प्रति निर्मोही हो गया था। लेकिन जब उसका लगाव कविता के प्रति हुआ तो उसकी धारणा एकदम बदल गई। भाई कविता के प्रति लगाव होने से पहले वो अपने आप को अकेला समझता था। वो अपने मन में निराशा की छाया डाल रखी थी। उसने जीवन के प्रति निर्मोही हो गया था, जीवन में मोह ही नहीं रहा था उसको। लेकिन जब से उसका लगाव कविताओं के प्रति हुआ तो उसकी धारणा एकदम बदल गई। अब वो अकेला रहना पसंद करता था। वो कविता रचते समय ना टोके, भाई टोकना टाकी उसे पसंद नहीं आती थी। वास्तव में कविता के प्रति लगाव होने के बाद लेखक के लिए अकेलापन जरूरी हो गया था। इसी अकेलेपन में वह कविताएं रच सकता था। वह चाहता था कि कोई उसे कविता रचते समय ना टोके। उसे अकेलापन अब अच्छा लगने लगा था। भाई अकेलापन अब उसे, कविता जब वो लिखने लगा था तो उसे अकेलेपन से प्यार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दे। पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। लेखक का दृष्टिकोण पढ़ाई के प्रति यथार्थवादी था। उसे पता था कि खेती से गुजारा नहीं होने वाला।
पढ़ने से उसे कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी और गरीबी दूर हो जाएगी। वह सोचता भी था कि पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विनोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। दत्ताजी राव का रवैया भी सही है। उन्होंने लेखक के पिता को धमकाया। भाई लेखक के पिता को क्यों धमकाया था? क्योंकि वो लेखक को पाठशाला नहीं जाना देते थे और खेतों में काम करवाते थे। लेखक को पाठशाला भिजवाया, यहाँ तक कि खुद खर्चा उठाने तक की धमकी लेखक के पिता को दी। इसके विपरीत भूत सवार हुआ। भाई लेखक के पिता का रवैया एकदम अनुचित था। उसकी यह सोच, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है। भाई लेखक के पिता कहते, कोई तू बैरिस्टर नहीं बनने वाला, यानी वकील नहीं बनने वाला, तू एकदम प्रतिगामी था। वह खेती के काम को ज़्यादा बढ़िया समझता था तथा स्वयं अय्याशी करने के लिए बच्चे की खेती में झोंकना चाहता था। भाई उसके पिता, लेखक के पिता खुद अय्याशी करने के लिए, स्वयं इधर उधर आज़ादी से घूमने के लिए अपने बच्चे को पाठशाला छुड़वाकर खेती में झोंकना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाए। यदि झूठ का सहारा न लेते तो लेखक अनपढ़ रह जाता और जीवन भर खेतों में कोहलू के बेल की तरह जुता रहता। भाई अगर लेखक और उसकी माँ झूठ का सहारा न लेते तो लेखक कभी पाठशाला जा ही नहीं पाता और वो खेतों के काम में ही लगा रहता। उसे सिवाय भैंसे चराने और खेती करने के और कोई काम ना होता। वह दिन भर खेतों पर काम करता और शाम को घर लौट आता। भाई वह जब पाठशाला ही नहीं जाता, पढ़ता लिखता नहीं, तो अनपढ़ता के कारण दिन भर खेतों में ही काम करता और शाम को घर लौट आता। उसका पिता अय्याशी करता रहता। लेखक के सारे सपने टूट जाते। वह अपना जीवन और प्रतिभा ऐसे ही व्यर्थ जाने देता। बिना झूठ का सहारा लिए उसकी प्रतिभा कभी भी चमक ना पाती। केवल एक झूठ ने लेखक के जीवन की दिशा ही बदल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूझ कविता में लेखक ने क्या संदेश दिया? क्या लेखक अपने उद्देश्य में सफल रहा है? इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने यही संदेश देना चाहा है कि व्यक्ति को संघर्षों से जूझते रहना चाहिए। समस्या तो जीवन में आती रहती है, इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि इनका मुकाबला करना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। भाई व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता बल्कि इनका मुकाबला करना चाहिए। समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। संघर्ष करना तो मानव की नियति है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में जीवन भर संघर्ष करता है। यदि संघर्ष नहीं किया तो मानव जीवन एकांकी एवं नीरस बन जाएगा। भाई यदि व्यक्ति जीवन में संघर्ष नहीं करता तो मानव जीवन जो एकांकी, अकेला और नीरस बन जाएगा, उसमें कोई रस नहीं होगा। इन संघर्षों से जूझ एक कर व्यक्ति सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। भाई इन्हीं संघर्षों से जूझकर व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचता है। लेखक का जीवन भी बहुत संघर्षशील रहा। इन संघर्षों से दो चार होकर ही, यानी इन संघर्षों से निपट कर ही उसने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। इन्हीं संघर्षों से लड़कर ही लेखक ने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखक अपना उद्देश्य
प्रस्तुत करने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का पाठशाला में पहला अनुभव कैसा रहा? लेखक फिर से 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। वहाँ उसे पुनः नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई पाठशाला में वो 5वीं कक्षा में छोड़ा था उसे स्कूल को, और 5वीं कक्षा में ही जाकर बैठने लगा। वहाँ उसे दोबारा नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी उसके नाम के आगे लिखी हुई थी। भाई पाठशाला में 5वीं नापास की, भाई इसने 5वीं पास नहीं की है, उस टिप्पणी उसके नाम के आगे लिखी हुई थी। पहले दिन गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी लड़का उसका जानकार नहीं था। भाई कोई भी बच्चा उसका जानकार का नहीं था। लेखक को बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा कि उसे अब उन लड़कों के साथ बैठना पड़ेगा जिन्हें वह मंदबुद्धि समझता था। उसके साथ के सभी लड़के तो आगे की कक्षाओं में चले गए थे। भाई जिनके साथ वो पढ़ता था बैठता था वो सभी बच्चे आगे की कक्षाओं में चले गए थे, इसलिए वह कक्षा में स्वयं को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूंज उपन्यास की संवाद योजना की समीक्षा कीजिए। संवाद योजना की दृष्टि से यह उपन्यास बहुत सफल रहा। इस उपन्यास के संवाद रोचक, मार्मिक, छोटे किंतु प्रभावशाली है। उपन्यासकार ने पात्रों के अनुकूल संवाद प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उनकी संवाद योजना पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं भी प्रस्तुत करती है। इन उपन्यास के सभी पात्र अपने स्तर और स्थिति के अनुसार संवाद बोलते हैं। भाई इस उपन्यास में जो सभी पात्र हैं अपनी अपनी स्थिति के अनुसार ही संवाद बोलते हैं। लगभग सभी संवाद पात्रों की मनोस्थिति को प्रस्तुत करते हैं। छोटे संवाद अधिक प्रभावशाली हैं। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है ये रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जगाते। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। भाई इस तरह के छोटे छोटे संवाद ही अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविताएं पढ़ते हुए लेखक को किन शक्तियाँ प्राप्त हुई? भाई कविताएं जब पढ़ता था लेखक तो उसको कितनी शक्तियाँ प्राप्त हुई? लेखक बताता है कि कविताएं पढ़ते हुए अथवा कविताओं के साथ खेलते हुए उसे 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हुई? पहली, लेखक को डोल पर चलते हुए अकेलापन और उबाऊपन महसूस होता था। भाई पहले लेखक को डोल पे चलते हुए यानी खेतों में क्यारियों को पानी देते हुए उसे अकेलापन और उबाऊपन महसूस होता था, लेकिन कविताएं पढ़ने से लेखक का यह उबाऊपन बिल्कुल दूर हो गया। लेखक अपने आप ही खेलने लगा। लेखक को ऐसे लगने लगा कि यदि वह अकेला रहे तो ही अच्छा है। भाई लेखक को ऐसे लगने लगा कि यदि वह अकेला रहेगा तो ही अच्छा है, तभी वह ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं कर सकेगा, क्योंकि अकेले रहने से वह ज़्यादा कविताएं लिख सकता था। दूसरे लेखक को कविता गाना आ गया। भाई लेखक को दूसरा कविता गाना आ गया था। अब वह काव्य पाठ करते करते नाचने गाने लगता। उसे लय, तुकबंदी और छंद का ज्ञान होने लगा। भाई लेखक को अब लय, तुकबंदी और छंद का ज्ञान होने लगा था और वो कविताएं करते करते, काव्य पाठ करते करते नाचने लगता था। गाने के साथ साथ अभिनय करना भी लेखक सीख गया था। भाई मास्टर जी की तरह, मराठी मास्टर की तरह वो गाने के साथ साथ अभिनय करना भी सीख गया था। कविता पाठ ने लेखक को ना केवल श्रेष्ठ कवि बना दिया, बल्कि उसकी काव्य प्रतिभा को कई लोगों ने पहचाना। भाई उसकी काव्य प्रतिभा को कई लोगों ने पहचाना। उसे श्रेष्ठ कवि तो बना ही दिया था और उसकी प्रतिभा को भी कई लोगों ने पहचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक कविता किस ढंग से लिखता था और कविता बंदी के प्रति उसकी लगन कैसी थी?
जब लेखक मराठी अध्यापक सौंदलगेकर से प्रभावित हुआ तो उसने खेतों में काम करते करते कविताएं लिखने अथवा रचना का निश्चय किया। भाई जब वो उस लेखक से, उस कवि से, उस लेखक से, उस टीचर से प्रभावित हुआ तो उसने खेतों में काम करते करते कविताएं करने का निश्चय किया। भैंस चराते चराते लेखक फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करता, जोर जोर से गुनगुनाता, कविताएं लिखता, फिर उन्हें मास्टर जी को दिखाता। भाई मास्टर जी को वो कविताएं बना बना कर दिखाता, तुकबंदी करता रहता और खेतों में काम करता रहता। कविता रचने के लिए लेखक खीसे में कागज और पेंसिल भी रखने लगा। कभी यदि उसके पास कागज या पेंसिल नहीं होती तो लेखक लकड़ी के छोटे से टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। कभी कभी तो वह पत्थर पर भी कंकड़ों से कविता लिख दिया करता था। जब कविता याद हो जाती तो वह कविता को मिटा देता था। वास्तव में कविता के प्रति लेखक की लगन बहुत ज़्यादा थी। कविता के लिए वह अपना पूरा जीवन बिता देना चाहता था। भाई लेखक के लिए कविता इस माध्यम से लगन हुई कि वह अपने आप को उस पर मिटा देना चाहता था, अपना पूरा जीवन उसमें बिता देना चाहता था। वो सिर्फ लेखक लगन बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो कविताओं के अंदर ही समा जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्ताजी राव ने दादा की खिंचाई किस प्रकार की? सरकार ने आनंदा की पढ़ाई के मामले पर दादा पर खूब गुस्सा किया। भाई आनंदा और उसकी माँ दादा सरकार के पास गई, दत्ताजी राव के पास गई थी और दत्ताजी राव ने आनंदा की पढ़ाई के मामले पर दादा की खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मफा यानी खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा। भाई जब देसाई के खेतों को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी भी काम की तरफ नहीं रहा। वो आज़ादी से पूरे गांव में इधर उधर विचरण करते रहते थे। मन लगाकर वह खेत में किसी तरह श्रम नहीं करते थे, फसल में लागत नहीं लगाता था, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किसी तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता था। भाई उसके पिताजी, उसके दादा जो है पूरे गांव में आज़ादी से इधर उधर घूमता रहता था और अपनी बीवी और बच्चों को काम में खेतों में बैलों की तरह जोत कर लगाए रखता था और फसल में लागत भी नहीं लगाता था। अब अपनी मस्ती के लिए वह किसी तरह इस छोरे यानी आनंद के जीवन की बलि चढ़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले दिन शरारती लड़के चौहान ने लेखक के साथ क्या किया? भाई पहले दिन शरारती लड़के ने लेखक के साथ क्या किया? जब पहले दिन लेखक स्कूल आया तो वह सहमे हुआ था। उसके पास ढंग के कपड़े और बस्ता भी नहीं था। भाई लेखक जब स्कूल गया तो उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे और बस्ता भी नहीं था। उसकी जान पहचान भी नहीं थी। भाई कक्षा में, इस पाठशाला में किसी लड़के से उसकी जान पहचान भी नहीं थी। शरारती बच्चे ने पूछा कि वह नया लगता है। भाई उस बच्चे चौहान ने उससे पूछा कि तुम नया लगते हो। फिर वह गलती से आ बैठा है। क्या तुम नए हो या फिर गलती से यहाँ पर आकर बैठ गए हो? लेखक बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली धोती व गमछा पहने हुए था। चौहान ने उसका गमछा छीन लिया और उसे अपने सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल कर की। भाई चौहान ने, शरारती बच्चे ने लेखक का गमछा छीन लिया और उसे अपने सर पर लपेट लिया और मास्टर जी की नकल करने लगा। उसने उसे उतारकर टेबल पर रखा और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। मास्टर जी के आने पर वह चुपचाप अपनी जगह पर जा बैठा। भाई उसने जो लेखक का गमछा था अपने सिर पे बांधा और सिर पर टेबल, बाद में उसे उतार कर टेबल पर ही रख दिया और हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ करते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना से पता चलता है
कि लेखक की माँ और उसके मन की पीड़ा समझ रही थी। जूझ कहानी के आधार पर बताओ। लेखक की इच्छा पढ़ाई जारी रखने की थी, परंतु उसका पिता उसे खेत का काम व पशु चराने का काम कराना चाहता था। भाई उसके पिताजी उससे पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे, उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। उसके पिता उससे खेत का काम करवाना चाहते थे, पशु को चरवाना चाहते थे। इसलिए उसने लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी। इस बात से लेखक बहुत परेशान रहता था। उसका मन दिन रात पढ़ाई जारी रखने की योजनाएं बनाता रहता था। इस योजना के अनुसार लेखक ने अपनी माँ से दत्ताजी राव सरकार के घर चलकर उनकी सहायता से अपने पिता को राजी करने की बात कही। भाई लेखक ने अपनी माँ से दत्ताजी राव के यहाँ जाकर अपने दादा को पढ़ाई के लिए मनवाने के लिए बात करने को कहा। माँ ने लेखक के साथ जाकर देने की बात तो तुरंत स्वीकार कर लिया। वह दत्ताजी राव से जाकर बात भी करती है और पति से इस बात को छिपाने का आग्रह भी करती है। इससे पता चलता है कि वह अपने बेटे की मन की पीड़ा को समझती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूझ शीर्षक कहानी के मुख्य चरित्र की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है, स्पष्ट कीजिए। भाई शीर्षक किसी रचना का मुख्य आधार होता है। इससे पाठक को विषय वस्तु का बोध होता है। जूझ शीर्षक अपने आप में अपनी बात को प्रकट करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इस कहानी में लेखक का संघर्ष दिखाया गया है। भाई इस कहानी में संघर्ष किसका दिखाया गया? लेखक का। यह शीर्षक आत्मकथा के मूल स्वर के रूप में स्वतंत्र दिखाई देता है। कथानायक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई स्तरों पर संघर्ष करना पड़ा। परिवार, समाज, आर्थिक, विद्यालय आदि हर स्तर पर उसका संघर्ष दिखाई देता है। यह शीर्षक कथानायक के पढ़ाई के प्रति जूझने की भावना को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्ताजी राव की सहायता के बिना जूझ कहानी का मैं पात्र वह सब नहीं पा सकता जो उसे मिला। टिप्पणी कीजिए। अथवा इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहानीकार के शिक्षित होने के संघर्ष में दत्ताजी राव देसाई के योगदान को जूझ कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर, लेखक के पिता ने खेत के काम के नाम पर उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। भाई लेखक के पिता ने खेत में काम करने के नाम पर लेखक का स्कूल जाना बंद कर दिया। उसे लगता था कि उसका बेटा बिगड़ जाएगा। माँ बेटे के प्रयास असफल हो गए। उनके गांव में दत्ता साहब सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे। लेखक का पिता उनका दबाव मानता था। भाई लेखक के जो पिता थे वो दत्ता साहब का दबाव मानते थे, उनकी किसी बात को नहीं टालते थे। माँ बेटे ने एक झूठ के सहारे दत्ताजी राव से सहायता मांगी। दत्ताजी राव ने पिता को खूब डांट लगाई और उसके कहने पर लेखक का पिता उसे पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। पाठशाला में लेखक अन्य बच्चों के संपर्क में आकर पढ़ने लगता है। भाई लेखक के पाठशाला जाना शुरू हो जाता है। लेखक के दादा मान जाते हैं लेखक को पाठशाला भेजने के लिए दत्ताजी राव के दबाव में आकर, और इस प्रकार दत्ताजी राव लेखक के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आए। इसके बिना लेखक की पढ़ाई नहीं हो सकती थी और वह अनपढ़ ही रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? उसकी किन्हीं चार चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जूझ कहानी में दत्ताजी राव देसाई एक प्रभावशाली चरित्र के रूप में हैं। वे दत्ताजी राव देसाई जो है आत्मकथा के अंश में, उसमें एक प्रभावशाली चरित्र के रूप में हैं। वे आम लोगों के कष्ट दूर करने की कोशिश भी करते हैं। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, तर्कशील। दत्ताजी राव तर्क के माहिर हैं। लेखक की पढ़ाई के संबंध में वे लेखक के पिता से तर्क करते हैं।
जिसके कारण वह उसे पढ़ाने की मंजूरी देते हैं। भाई तर्क करते हुए उसके पिता उसे पढ़ाने की मंजूरी देते हैं। मददगार दत्ताजी राव लोगों की मदद करते हैं। वे लेखक की पढ़ाई का खर्चा भी उठाने को तैयार हो जाते हैं। प्रेरक दत्ता साहब का व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। वे अच्छे कार्यों के लिए दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं। इसी की प्रेरणा से लेखक का पिता बेटे को पढ़ाने को तैयार होता है। नंबर 4, समझदार दत्ता बेहद सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। लेखक उसकी माँ की बात का अर्थ वे सीधे ही समझ जाते हैं। वे लेखक के पिता को बुलाकर उसे समझाते हैं कि वह बेटे की पढ़ाई करवाए। वह माँ बेटे की बात को भी गुप्त ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूझ कहानी के मुख्य पात्र को पढ़ना जारी रखने के लिए कैसे जूझना पड़ा और किस उपाय से वह सफल हुआ। भाई लेखक को किस प्रकार अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए जूझना पड़ा और वो किस उपाय से वह सफल हुआ था। आंसर, लेखक के पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, जबकि लेखक और उसकी माँ पिता के रवैये से सहमत नहीं थे। उन्होंने दत्ताजी राव की सहायता से यह कार्य करवाया। भाई उस लेखक की माँ ने और लेखक ने यह पढ़ने का कार्य दत्ताजी राव की सहायता से संपन्न करवाया। लेखक पाठशाला जाना जरूर शुरू कर देते थे। भाई लेखक पाठशाला जाना शुरू कर देते थे। वहाँ दूसरे लड़कों से उसकी दोस्ती होती है। वह पढ़ने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं। भाई वो पाठशाला जाकर हर तरह से वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्कूल में वर्दी किताबों आदि की समस्या से उसे 2-4 होना पड़ा। यहीं पर मराठी के अच्छे अध्यापक के प्रभाव से वह कविता भी रचने लगे थे। भाई लेखक जो है मराठी के अच्छे अध्यापक के प्रभाव में आए और उन्हीं के प्रभाव में आने के बाद वो कविताओं की रचना भी करने लगे। वे खेती के काम के समय भी अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बनाने लगे थे। उन कविताओं को वह अपने अध्यापक सोंदेलकर को दिखलाते थे। यह सब कार्य उसने एक झूठ के सहारे किया। अगर वह झूठ ना बोलता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं डालते। इस तरह उसका जीवन विकसित नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई। क्या ऐसा कहना ठीक है? क्यों? लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। उसके पिता ने खेती के काम के बहाने उसे स्कूल जाने से रोक दिया। माँ और बेटा पिता को नहीं मना सकते थे। भाई माँ और बेटा जो है वो पिता को नहीं मना सकते थे, क्योंकि पिता का स्वभाव कठोर था, वो हठी स्वभाव के थे, वो उन्हें नहीं मना सकते थे। अब उनके पास अंतिम उपाय दत्ताजी राव थे, जो गांव में सर्वाधिक प्रभावशाली थे। माँ और बेटा उसके पास जाकर पिता की शिकायत करते हैं। भाई माँ और बेटा लेखक और लेखक की माँ उनके पास जाकर अपने दादा यानी पिता की शिकायत करते हैं। वे पिता के बारे में झूठ भी बोलते हैं। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को बुलाकर बेटा की पढ़ाई के संबंध में डांट लगाई तथा उसे स्कूल भेजने का आदेश दिया। पिता ने भी कुछ शर्तों के साथ हामी भर दी। इस तरह लेखक का स्कूल जाना शुरू हो गया। वहाँ वह मित्रों से मिला और एक शिक्षक के प्रभाव से कविता भी लिखने लगा। यह सब झूठ के जरिए हुआ। नैतिकता की दृष्टि से यह झूठ गलत था, परंतु वह झूठ भी सही माना जाता है जो कल्याणकारी हो। लेखक की पढ़ाई इसी झूठ के बिना नहीं हो सकती थी। भाई झूठ अगर वो नहीं बोलते तो उनकी पढ़ाई संभव नहीं थी और बिना पढ़ाई के वो अनपढ़ रह जाते और खेत में सिर्फ भैंसों को चराते ही रह जाते। इस तरह झूठ का सहारा लेने से जीवन व सपनों का विकास हुआ उनके। आज यह कहानी हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है, जिसके आधार पर
नए सृजन समाज के समक्ष आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों में के बीच संघर्ष की कहानी है, सिद्ध कीजिए। यह कहानी एक किशोर के देखे और भोगे ग्राम्य जीवन के यथार्थ की गाथा है। इस कहानी में एक किशोर को पिता के तानाशाही रवैये के कारण खेती में लगना पड़ा था। उनका मन पाठशाला के लिए तड़पता था। वह परिस्थिति यो से जूझता है। यह एक किशोर को देखे और भोगे गए आवेई जीवन के खुरदरे अर्थात परिवेश को विश्वसनीय ढंग से प्रतिबिंब भी करता है। कथानायक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई स्तर पर जूझता है। पहले वह घर में संघर्ष करता है, इसके बाद स्कूल में भी उसे पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आर्थिक संकट से भी वह उसे परेशानी ही उठानी पड़ती है। इन सब संघर्षों के बावजूद वह अपनी पढ़ाई जारी रखता है। वह उसके जीवन में इतने संकट आए, इतने संघर्ष उसे करना पड़ा, इतना झूठ उसे बोलना पड़ा, फिर भी इन संघर्षों के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। वह कविता पाठ करने लगता है, गणित में भी अव्वल रहता है और इस कारण सभी उसे आनंद करने लगते हैं, कहने लगते हैं, भाई उसका नाम आनंद रख देते हैं। लेखक ने आत्मकथा में अपने जीवन संघर्ष को ही व्यक्त किया है। भाई इस आत्मकथा में, जूझ आत्मकथा में अपने जीवन को ही व्यक्त किया है। यह कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष की कहानी है। भाई घर की स्थिति अच्छे ना होने पर, उनकी परिस्थितियां प्रतिकूल अवस्था में होने पर यह संघर्ष किया है उन्होंने। इस कहानी को, आत्मकथा को उन्होंने उपन्यास में उतारा है। कथानायक को अंत में अपने संघर्ष में सफलता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है? 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यह कहानी में किशोर युवक के संघर्ष को व्यक्त किया गया है। यह संघर्ष आधुनिक युवाओं को प्रेरणा दे सकता है जो निम्नलिखित है। दूरदर्शिता, कहानी का नायक आनंदा दूरदर्शी है। वह किशोर अवस्था में ही पढ़ाई के महत्व को समझ गया था। उसे पता था कि खेती में ज़्यादा आमदनी नहीं है। वह नौकरी या व्यवसाय का महत्व समझ गया था। मेहनती, आनंदा बहुत मेहनती था। वह खेत में कठोर मेहनत करता था तथा पढ़ाई में भी वह अव्वल था। यह प्रेरणा नए युवा के लिए हो सकती है। संघर्षशीलता, आधुनिक किशोर किशोरियाँ कम संघर्ष से सफलता अधिक चाहते हैं। आनंदा ने पढ़ाई, खेती, स्कूल, समाज हर जगह प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी सफलता पाई। उसको संघर्ष प्रेरक है। भाई उसका यह परिस्थितियों के अनुकूल काम करना संघर्ष का प्रेरक है। नेक्स्ट, अभ्यास, आनंदा पढ़ाई में बेहद ध्यान देता था। कविता का अभ्यास वह भैंस की पीठ पर, पत्थर पर, खेतों में हर जगह करता था। गणित में भी वे बेहद होशियार था। नए विद्यार्थी अभ्यास का पाठ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूझ कहानी का नायक किन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई जारी रख पाता है? अगर उसकी जगह आप होते तो उन विषम परिस्थितियों में किस प्रकार अपने सपने को जीवित रख पाते? जूझ कहानी के नायक के सामने संकट था। उसके पिता के लिए खेती ही सब कुछ था। शिक्षा को वह निरर्थक मानते थे। उसने लेखक का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था क्योंकि वे खेती व पशु चराने का काम उससे करवाना चाहते थे। लेखक व उसकी माँ पढ़ाई के बारे में उससे बात करते डरते थे। उन्होंने दत्ताजी राव के जरिए अपनी बात मनवाई। पिता ने खेती के काम करने की शर्त पर स्कूल भेजने की मंजूरी दी। भाई पिता ये चाहते थे कि वो स्कूल भी जाना चाहता है तो खेती का काम जरूर करे।
उन्होंने शर्त रखी कि वो अगर खेती का काम करेगा सुबह शाम तो स्कूल जाएगा, नहीं तो नहीं। स्कूल में लेखक अपनी उम्र के हिसाब से छोटी कक्षा में था। शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। पैसे की कमी के कारण वर्दी आदि की भी दिक्कत थी। लेखक ने अपने परिश्रम से अपना सम्मान अर्जित किया और कविता व गणित में अव्वल स्थान प्राप्त किया। अगर मैं लेखक की जगह होता तो मैं भी मेहनत, संघर्ष व लगन से अपना लक्ष्य हासिल कर। तो इस प्रकार हमने पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को देखा। हमने देखा कि लेखक ने पूरे जीवन में अपनी किशोरावस्था में किस तरह संघर्ष किया। संघर्ष करते करते उन्होंने अपनी पाठशाला की शिक्षा को संपूर्ण किया और कविताओं की रचना करने लगे। उनकी माँ ने और उन्होंने अपने जीवन में अपनी तरह से संघर्ष किया। संघर्ष ही इस पाठ का मेन हिस्सा है, जो लेखक ने अपनी आत्मकथा उपन्यास के माध्यम से इसमें व्यक्त किया है। तो आगे हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप इन वीडियोस को देखें और अच्छे से समझें ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।